गुड इवनिंग। मैं सीएम में हेमंत कुमार और आज बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, जब हम 11th में होते हैं तो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं और 12th में होते हैं तो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। 11th में बेसिक अकाउंटिंग हमें सिखाई जाती है। 12th में हमें थोड़ी एडवांस उनकी अप्लीकेबिलिटी बताई जाती है। उसमें हमें ये बताया जाता है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से बनाते हैं, लाइक कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, ये सारी चीजें। और वो कौन बनाता है ये भी बताया जाता है। बट हम जब सीएमए कर रहे होते हैं तो हमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में पता चलता है, कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है, जो हमें 11 ट्वेल्थ में नहीं पता होता। शायद अगर ये बात वहीं पता होती तो बहुत सारे लोगों को सीएमए कोर्स के बारे में ज्यादा जानने को मिलता और अवेयरनेस शायद ज्यादा होती। सीएमए कोर्स सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से ही लिमिटेड नहीं है, इसके पास एक अथॉरिटी भी है। वो अथॉरिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाउंडेशन में हैं या इंटर में हैं। तो फाउंडेशन वालों को थोड़ा सा ग्लिम्पसेस जानते होंगे वर्ड के बारे में, और जो इंटर और फाइनल में है माइट बी दे नो वेरी वेल। बट मैंने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो आई कैन एक्सप्लेन हियर। तो वही मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। तो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट ये क्या है और क्यों अप्लीकेबल है और कहाँ अप्लीकेबल है और किस लिए अप्लीकेबल है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बीइंग अ सीएमए, अगर आपको ये नहीं पता और आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। सो एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसके बारे में तो एटलीस्ट जो ग्लिम्सेस है, जो एक बेसिक फंडामेंटल है इसका, वो सबको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल तो कोई नहीं पूछता, ज्यादातर सब लोग पूछते हैं कि इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स ओनली दोज फैक्टर विच आर नेसेसरी। देखो, जब भी कोई कंपनी अगर खड़ी होती है, बनती है, या कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू हो करती है, तो एक प्राइसिंग होती है। वो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए। सपोज सीमेंट है। सीमेंट एक रेगुलेटरी सेक्टर है इंडिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाता है सीमेंट। तो अगर सीमेंट के प्राइस अनवांटेड होंगे तो मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और अगर इसमें मोनोपोली होगी तो कंपनी शायद बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा हायर रखेगी। तो इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड जैसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सीमेंट सेक्टर है, क्या उसने अपने जो प्राइसिंग है वो जेन्युइन रखी है या नहीं रखी है। अगर अनवांटेडली अगर उसने कुछ प्राइस बढ़ाया तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी लेती है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉस्ट ऑडिट को अप्लीकेबल कराने का। और दूसरा कि ये जानने का कि उसने जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अच्छे से, मतलब उसको सही से यूज किया है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो प्राइसिंग है, वो उसने बहुत सही से रखी है, जेन्युइन रखी है, उसने कोई चीटिंग नहीं की उसको। 50 अप्लीकेबिलिटी कहाँ है? सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स। हमारे टाइम में जो कंपनी एक्ट था वो 1956 का था, तो ये 2013 में फिर चेंज हुआ। तो प्रोविजन रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर सेक्शन 148 में ये डिफाइन किया गया। और क्या डिफाइन किया गया, इसके फीचर देखते हैं। सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 empower that central government to direct the companies specified in the production of goods or provisions of service to include particular related to utilization of material or labor and other item of cost in the books of accounts of the company। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज में स्पेसिफाई किया कि जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो या कोई सर्विस आप देते हो, और उसका जो, जब सर्विस देते हो या गुड्स जब बनाते हो, तो उसमें जो भी आपने यूटिलाइज किया मटेरियल, लेबर और जो भी अदर आइटम, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है या नहीं है। Second, list of specified companies which need to maintain the cost record is provided under Table A, Table B of Rule 3 of Companies
कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। सो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 है, उसके अंदर दो टेबल है, टेबल ए और बी। रूल थ्री के अंदर दो टेबल्स हैं, टेबल ए, टेबल बी। उसमें उन्होंने बताया कि किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। Section 148, subsection 2, empower that central government to direct, based on the net worth or turnover of the company, audit of cost record of the specified class of the company. सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी नेटवर्थ और टर्नओवर के बेस पे कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाई किया है। रूल 4 of the company's cost record and audit rule 2014 contain that provision relating to companies which are liable to get their cost record audited। तो पहले कॉस्ट रिकॉर्ड बना, फिर उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट हुआ, वो रूल 4 में बताया गया। और ये क्या है, मतलब कौन कर सकता है? तो कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। एंड डू यू नो हु and you know who is the cost accountant? Who has a qualified CMA degree by the Institute of Cost Accountant of India, and he must be in a practice. So they are liable to, conduct the audit, maintain the cost record and cost audit of the companies. So ये कुछ साइलेंट फीचर थे। में दो चीजें हैं, एक रेगुलेटरी सेक्टर है और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। देखो, रेगुलेटरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो एक मोनोपोली होती है और उसको रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या कह सकते हैं कि वो एक ऐसी सेक्टर है जो कि रेगुलेट करती है कंट्री को। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी regulated by the relevant regulatory body and authority under the Electricity Act 2003। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आप एक इसमें देखोगे कि यहाँ पे एक क्या है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट हेडिंग, यानी इनको बोलते हैं सेटा कोड। तो हर एक सेक्टर का एक सेटा कोड डिफाइन किया गया है। अगर आप देखोगे फर्टिलाइजर का 3102 टू 3105, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल का 1701, 1703, 2207 एक्सेट्रा, बहुत सारे सेटा कोड है। हर एक सेटा कोड में कंपनीज को डिफाइन किया गया है। तो ये सेटा कोड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रेगुलेटरी सेक्टर। तो एक होता है रेगुलेटरी सेक्टर और एक होता है नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में ऐसी चीजें आती है, देखो, टर्बोजेट्स, टर्बो आर्म्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोसिव मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, है ना, प्रोपेलेंट पाउडर, ये सारी चीजें हो गई जो नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में आता है। जैसे जूट, है ना, बेस मेटल, मिनरल फ्यूल्स, ओर्स एंड मिनरल प्रोडक्ट, सीमेंट एंड कॉफी एंड टी, रेलवे एंड ट्रैमवे, लोकोमोटिव, ये सारी चीजें आती है। मैंने सॉरी अर्लियर आई टोल्ड दैट सीमेंट इज अ रेगुलेटरी सेक्टर, इट इज नॉन रेगुलेटरी सेक्टर, माइंड से स्किप हो गया होगा। सो तो दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करें, कॉस्ट ऑडिट की बात करें, तो किन पे एप्लीकेबल होगा? तो एक छोटा सा चार्ट है यहाँ पे, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया के ही साइट से लिया है, सीएमए के साइट से। एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, चाहे कंपनी डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनी हो, लिस्टेड इन टेबल ऑफ रूल 3 मैंने जो अभी जो बोला, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। दोनों कंपनियां क्या करेंगी, या तो प्रोडक्ट बनाएंगी या फिर सर्विस देंगी। ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इज मोर देन 35 करोड़ इन लास्ट ईयर। अगर दोनों का टर्नओवर फ्रॉम इसके प्रोडक्ट और सर्विस से अगर 35 करोड़ से ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लीकेबल होगा। एंड कॉस्ट ऑडिट की बात करूं, even for the regulatory sector like telecommunication, electricity, petroleum and gas, drug, pharma, fertilization, sugar, and cost audit requirement has been made subject to a turnover। एक turnover के बेस पे क्या है turnover? 50 crore for all the product and services and 25 crore for the individual product and services। यानी अगर रेगुलेटेड सेक्टर है, अगर कंपनी का टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा रहा है सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का मिला के, या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर उसका 25 करोड़ से ज्यादा रहा है, तो उस पर कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है
और 35 करोड़ अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का है तो उस पे कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल होगा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए। तो ये तो था अप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया कि इन कंपनीज पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लीकेबल होगा, और जहां पे कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लीकेबल होगा वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करना मस्ट हो जाता है और बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये सिर्फ इंटरनल रिकॉर्ड के लिए नहीं होता, दैट इज अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। तो जहां पे एप्लीकेबिलिटी होगी वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट का लोग स्कोप पूछते हैं कि कहाँ है स्कोप। तो अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अप्लीकेबल होगा तो ही लोग कॉस्ट अकाउंटेंट रखते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि लोग इंटरनल कंट्रोल के लिए भी कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, और कॉस्ट ऑडिट लोग इंटरनल कंट्रोल के लिए भी कॉस्ट रिकॉर्ड जो है प्रिपेयर करवाते हैं। तो जो कंपनीज अच्छी होगी, जिनको इसका फायदा पता होगा और जिसको पता होगा कि इसको अप्लीकेबल करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है या क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, कि हमने अपना जो रॉ मटेरियल और जो लेबर है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है, वो सही तरीके से और सही ढंग से उनका यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये जानना है तो कंपनी अपने इंटरनल पर्पस के लिए भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कराती है। अच्छा, ये तो था अप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। अब बात करते हैं कि ये कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। तो कंपनीज दैट आर exempted from cost audit applicability, cost audit are not necessary in India for the following companies। कौन सी कंपनी? एक्सपोर्ट रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अगर किसी कंपनी का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू, यानी अगर वो अपना माल बना के या सर्विस जो भी है बाहर देती है, जो कि 75% से ज्यादा है, तो उस पर कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगा। और जहां 75% से ज्यादा हुआ और सारा वो टर्नओवर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, तो आपको कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मुझे आंसर आप लोग कमेंट में देना। ये था, अगर कभी भी आप कोई भी कंडीशन आपसे पूछता है कि कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल कहाँ है, अगर मेरी एक्सपोर्ट कंपनी है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आपका टर्नओवर कितना है, यानी आपका रेवेन्यू कितना था लास्ट ईयर, तो एक्सपोर्ट से। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछना पड़ेगा सबसे पहले। वर्किंग आउट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर एससीजेड एरिया में है तो नहीं लगेगा। द कैप्टिव जनरेशन प्लांट इज इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का खुद ही कंज्यूम कर ले रही है, तो वहां पे अप्लीकेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। सेटा कोड को लेकिन जरूर ध्यान में रखना, अगर जहां टर्नओवर बढ़ा, सेटा कोड ऐसा कुछ दिखा जो टेबल में है रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी में, तो आपको कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, एक ग्लिम्पसेस था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नॉलेज अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड hit the like button and do comment, and please answer this question. The question is, the company ABC Flexible Bag Private Limited, which is defined under the SETA code 630533200, okay, the SETA code will be 4 number का होता है 3053 ऐसे, whose turnover is 200 crore and he is exporting more than 75% of their product and rest of 25% product sale is domestic market। तो क्या आप लोग बताओ, इस पे कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अगर लास्ट तक देखी हो तो